फॉर्च्यूनर विद्यापीठ। आज हम लोग इस वीडियो में एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं हरिजु रेखी पथ पर गति। ये क्लास 11th और क्लास 9th के लिए बेसिक चैप्टर्स है और जिससे मोस्ट हेल्पफुल मिलती है बच्चों को अगली जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। और ये हमारे दैनिक जीवन में भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा उपयोग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हरिजु रेखी पथ पर गति क्या है। ठीक है, हरिजु रेखी पथ पर गति, रेखी पथ पर गति। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हरिजु रेखी पथ पर गति। हरिजु रेखी पथ पर गति के लिए सबसे पहली बात आती है निर्देश तंत्र। अब हम बात करेंगे निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र वो एक निर्देशांक स्थिति होती है, निर्देशांक निकाय कह सकते हैं। एक ऐसा निर्देशांक निकाय होता है जो किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करता है और किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, स्थिति के साथ साथ समय परिवर्तन को भी दर्शाता है, जिसे हम लोग निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होता है उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है और इस निर्देश तंत्र को न्यूटन का नियम बखूबी फॉलो करता है। ठीक है, न्यूटन के नियम की व्याख्या इस पर आती है, जिससे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट को ही हम लोग देखेंगे, निर्देशांक को ही थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि निर्देश तंत्र क्या होता है और निर्देशांक की इसमें क्या भूमिका होती है। ठीक है, आइए निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है देखेंगे। कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी परिभाषा लिखते हैं। यह एक निर्देशांक निकाय है, निर्देशांक निकाय है, निर्देशांक निकाय है। ठीक है, जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति, जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति एवं उसकी गति का निर्धारण होता है कि वस्तु कैसी गति करती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग त्रिविमी एक संरचना बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पे P है। ठीक है, तो P बिंदु जो होगा इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, स्थिति सदिश होगा हमारा R। ठीक है, ये जो P बिंदु होगा, इस बिंदु की जो डिस्टेंस होगी, देखिए x एक्सिस से अलग होगी। x अक्ष से क्या होगी, ये x अक्ष से ये होगी, y अक्ष से ये हो जाएगी और z अक्ष से ये इसकी डिस्टेंस। ठीक है, इस बिंदु की जो स्थिति बनेगी वो बनेगी x, y, z। ठीक है, और अगर इसी में समय का भी इंक्लूड कर दें, समय को भी हम जोड़ दें, है ना, समय को भी निरूपित करें, तो ये हो जाएगा x, y, z। ये ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारा जीवन। ठीक है, तो इसे हम लोग कह देंगे x, y, z, p। ये P बिंदु के लिए है। ठीक है, और अगर
ये तो स्थिति हो गई, ये P बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो निर्देश तंत्र है, ये निर्देश तंत्र है, ये P बिंदु की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। परंतु अगर गति को प्रदर्शित करना हो तो जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होती है? परिवर्तित होती है। जब स्थिति परिवर्तित होती है तो आप देखोगे कि अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे P है, तो अगर वस्तु गति की तो इसकी स्थिति परिवर्तित हो गई, P से कहां चला गई? Q पे चला गया। तो यदि इसका निर्देशांक x, y, z1, x1, y1, z1, t1 हो तो इसका क्या हो जाएगा? x2, y2, z2, t। मतलब यहां पे जो समय होगा वो अलग होगा और यहां से यहां तक जाने में कुछ न कुछ समय होगा। तो इसके मध्य जो समयांतराल होगा, P बिंदु से Q बिंदु तक जाने में जो समयांतराल होगा, t2 माइनस क्या होगा? t1 होगा। ये वस्तु की गति को, ये स्थिति, ये जो निर्देश तंत्र होगा ये स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, स्थिति निर्देश तंत्र हो गया। और ये जो निर्देश तंत्र हो गया ये गति निर्देश तंत्र हो गया, गति निर्देश तंत्र हो गया। बात समझ आ रही है? ये स्थिति निर्देश तंत्र, ये गति निर्देश तंत्र। तो ये निर्देश तंत्र होते हैं। इसको अलग और भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं, जो हम लोग अगले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ही इसकी उपयोगिता है। ठीक है, तो अगली पॉइंट हम लोग देखेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक निर्देशांक निकाय है जो सिर्फ ये प्रदर्शित करता है कि बिंदु की स्थिति क्या है, और वस्तु अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रही है तो वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगली पॉइंट। रेडियो रेखी गति में अगली टॉपिक देखेंगे। अगली पॉइंट हमारी होगी बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु जानते हैं, अगली पॉइंट हमारी होगी। ठीक है, बिंदु, वस्तु पर विचार। आइडिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, आइडिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखिए आइडिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु क्या होता है? बिंदु पर, वस्तु के बिंदु पर विचार क्या कर रहे हैं। इस तरीके से जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, प्रारंभिक गतिशील अवस्था में मतलब गति के लिए तत्पर होती है, हाँ, गति के लिए प्रेरित होती है, तो किसी न किसी बिंदु पर स्थित होती है, कहीं न कहीं पर स्थित है, और वह बिंदु किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष स्थित है। और जब वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो वस्तु की गति उसी बिंदु से हम मतलब कि परिकलित करते हैं, है ना, उसके डिस्टेंस परिकलित करते हैं, उसके समय को परिकलित करते हैं, उसके विस्थापन को परिकलित करते हैं। ठीक है, तो उस बिंदु पर विचार करना, वो बिंदु क्या होता है। बिंदु इस तरीके से समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि मानना क्या है, ये तो होता ही है कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है एक बिंदु पर स्थिर होता है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्योंकि सूर्य स्थिर होता नहीं है, हम आपको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सूर्य एक स्थान पर स्थिर होता है। सन यहाँ पे स्टेबल है और सन स्टेबल है, और पृथ्वी जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अर्थ सिर्फ अर्थ नहीं चक्कर लगा रही है, इसके साथ साथ 8 ग्रह चक्कर लगा है। ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो सन है ये बिंदु की तरह, बिंदु ऑब्जेक्ट की तरह, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके आधार पर सन जो होगा एक बिंदु की तरह कार्यरत होगा, सूर्य एक बिंदु की तरह कार्यरत होगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बिंदु को हम लोग लिख सकते हैं बिंदु वस्तु की गति की प्रारंभिक
स्थिति एवं अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करता है। अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बिंदु को प्रदर्शित करता है। यह बिंदु किसी वस्तु के सापेक्ष वस्तु के सापेक्षता को भी दर्शाता है, को भी दर्शाता। ठीक है, सापेक्षता। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ पे है, ए बिंदु हो गया, ये कोई बी बिंदु हो गया। ठीक है, ये गति करना प्रारंभ कर दिया, तो इसके आधार पर ये वस्तु इस बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है, तो यहाँ पे ये सापेक्षता भी है। अगर ये भी वस्तु भी गति करने लगे तो इसकी इस बिंदु के सापेक्षता गति हो सकती है। ठीक है, तो ये बिंदु जो होता है ये वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, और मान लीजिए वस्तु गति करते करते इस स्थान पर रुक गया, ये हमारी प्रारंभिक अवस्था कहलाएगी, ये हमारी अंतिम अवस्था कहलाएगी, अंतिम बिंदु कहलाएगी। ठीक है, तो बिंदु को इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला देखेंगे कि वस्तु की गतियां कै प्रकार की होती है। वस्तु की गति कै प्रकार की होती है ना, वस्तु की गतियों के प्रकार कहेंगे। वस्तु की गति के प्रकार, वस्तु के गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग को पता है कि वस्तु की गतियां अधिकतम 3 प्रकार की हो सकती है। यदि कोई वस्तु एक रेखा पर गति कर रहा है, रेखी पथ पर गति कर रहा हो, तो ऐसे वस्तु की गति एक विमी गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु द्विविमी गति कर रहा हो, द्विविमी का मतलब समतल, यदि कोई वस्तु समतल में गति कर रहा हो तो ऐसी गति समतल गति कहलाएगी, है ना, द्विविमी गति कहलाएगी। और यदि कोई वस्तु आसमान में, है ना, आसमान में गति कर रहा हो, है ना, आकाश में उड़ रहा हो, यदि कोई पक्षी उड़ रही हो, कोई पतंग उड़ रही हो, हवाई जहाज का उड़ना, ये सारी गतियां जो होती हैं ये त्रिविमी गति कहलाती है। तो वस्तु की अधिकतम जो गतियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है एक विमी, दूसरा द्विविमी, तीसरा त्रिविमी। इससे हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। पहला हम लोग देखेंगे एक विमी गति। एक विमी गति, 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। एक विमी गति क्या होती है? कहेंगे जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर, सरल रेखीय पथ या रेखीय पथ, रेखीय पथ पर गति करता है, तो वस्तु की गति त्रिविमी गति, सॉरी, एक विमी गति कहलाती है। एक विमी गति कहलाती है, एक विमी गति कहलाती है। ठीक है, इसमें हम लोग कह सकते हैं एक विमी गति हो गई। इसमें हम लोग कह सकते हैं यह गति एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष एवं जेड अक्ष पर संभव है, ठीक है। निर्देश तंत्र की बात करें, यदि कोई वस्तु या तो x अक्ष पर जाए, इस रेखा पर गति करे, x अक्ष पर गति करे, या y अक्ष पर गति करे, या z अक्ष पर गति करे, तो इस प्रकार की गति x y z अगर किसी अक्ष पर गति कर रही है
है ना, किसी अक्ष के अकॉर्डिंग गति कर रहा हो तो वस्तु, तो हम कह सकते हैं वस्तु की जो गति होती है तो कौन सी गति कहलाएगी? एक बिंदु गति कहलाएगी। ठीक है, ये जो गति होगी x अक्ष पर संभव है, y अक्ष पर संभव है, z अक्ष पर संभव है ना। तो ये तीन प्रकार की गति हो सकती है। जो ये गति है एक बिंदु गति, ये तीनों अक्षों पर संभव है ना। तीन रूपों में की जा सकती है, चाहे x अक्ष पर, चाहे तो y अक्ष पर, या तो z अक्ष पर। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे द्विविमीय गति। दूसरे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, टू डायमेंशन। कहेंगे जब कोई वस्तु समतल तल में गति करती हो तो वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाती है। वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाती है। ठीक है, द्विविमीय गति कहलाती है। यह गति एक्स वाई तल, ठीक है, एक्स वाई तल, वाई जेड तल, जेड एक्स तल में संभव है। अच्छा, अब आप देख पा रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका खेत हो, खेत समझते हैं, है ना, ये आपका खेत हो और ये इसकी जो होती है ना, ये किनारे की जो मेढ़ी हो, ठीक है, जो आपके खेत की बाउंड्री की गई हो, इसकी बात। यदि आप जो है इस बाउंड्री पर, अगर आप ये जो बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल को पकड़ करके अब बाउंड्री वॉल पर चल रहे हो, तो ये बाउंड्री वॉल जो होगी, ये जो बाउंड्री वॉल की गति, अगर सिर्फ आप बाउंड्री वॉल पर ऐसे ऐसे घूम रहे हो तो आपकी की गई गति एक बिंदु गति कहलाएगी। लेकिन यदि आप बाउंड्री वॉल पे न चल करके खेत के बीचों बीच इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इधर से ऐसे, है ना, अगर इस तरीके की गति कर रहे हैं खेत में, अगर इस तरीके की गति कर रहे हैं तो ये जो गति होगी, ये गति कहलाएगी क्या? द्विविमीय गति कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि साफ साफ एक विमीय गति का मतलब होता है एक अक्ष पर विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा एक अक्ष पर किया गया विस्थापन एक विमीय गति कहलाती है ना। द्विविमीय गति का मतलब यदि कोई वस्तु ऐसी गति करे जिसके आधार पर वस्तु का विस्थापन एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स किसी भी दो अक्षों पर विस्थापित हो कोई वस्तु, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? द्विविमीय गति कहलाती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो विस्थापन है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस अक्ष पे भी, ये अगर एक्स माने इसको, ये वाई माने, तो यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे विस्थापन हो रहा है। तो वस्तु का एक्स और वाई दोनों अक्षों पर विस्थापन या किन्हीं भी दो अक्ष, किसी वस्तु द्वारा किन्हीं भी दो अक्षों पर विस्थापन क्या कहलाता है? द्विविमीय गति कहलाता है ना। बात समझ आ रही है? अगर हम लोग देखेंगे अगली टॉपिक त्रिविमीय गति के बारे में। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, सॉरी, थ्री डायमेंशनल गति। थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय गति, ठीक है। कहेंगे जब कोई वस्तु स्वतंत्र आसमान में गति कर रहा होता है तो
वस्तु का विस्थापन विस्थापन x कामा y कामा z तीनों अक्षों पर होता है। अतः वस्तु की यह गति त्रिविमी गति कहलाती है। त्रिविमी गति कहलाती है। त्रिविमी गति कहलाती है। इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो सकता है चिड़िया का उड़ना, चिड़िया का उड़ना, पतंग का उड़ना, है ना, हवाई जहाज का उड़ना, उड़ना, ठीक है। और ये जो विस्थापन होता है एक्स वाई और जेड, ये तीनों अक्षों पे होता है, ठीक है। तो वस्तु की ऐसी गति क्या कहलाती है? त्रिविमी गति कहलाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति क्या होती है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। इसी में रेखी पथ पर गति। अभी तो हम लोग गति के प्रकार पढ़ लेते हैं। गति कितने प्रकार हो सकती है? गति 3 प्रकार की हो सकती है, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी। अब इसलिए हम लोग पढ़ेंगे रेखी पथ पर गति। रेखी पथ पर गति होती है जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है ना, तो उसमें गति होती है। तो स्थानांतरण के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये हमारी होती है कि जब कोई वस्तु किसी पथ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य जो पूरे पथ की जो लंबाई होती है वो हमारी दूरी कहलाती है। और प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन है। ये गति की सबसे प्राथमिक पहलू है, विस्थापन और दूरी। तो आइए देखते हैं विस्थापन और दूरी। विस्थापन और दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। इंग्लिश में से कह सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, फिर उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे है और ये वस्तु इस तरीके से गति कर रही है, कोई वस्तु इस तरीके से गति करके इस बिंदु पर पहुंच, ठीक है। और ये बिंदु हमारा ए हो गया, ये बिंदु हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये डी हो गया, ये क्या हो गया? ई हो गया, ठीक है। और यहां से इसकी जो स्थिति हो गई है, तो वस्तु की दिशा देखिए, समझिएगा, पहले हम लोग समझते हैं उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो वस्तु सर्वप्रथम ए बिंदु से कहां पहुंचा? बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से कहां पहुंचा? ई। तो आप देख पा रहे होंगे डायरेक्शन, दिशा की बात करें तो दिशा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं इस तरीके। ऊपर होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब वस्तु ने अपनी गति के लिए चलना प्रारंभ किया तो वो सबसे पहले पूर्व दिशा में गई, फिर दक्षिण दिशा में गई, फिर पूर्व दिशा में गई, फिर उसके बाद फिर पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो जब वस्तु गति कर रही थी तो गति के दौरान जब वस्तु गति कर रही थी तो इसके दिशा में परिवर्तन हो रहा था। देखिए, पहले पूर्व, फिर दक्षिण, फिर ये, फिर ये। तो जो पूरे पथ की जो लंबाई हुई, ये पूरे पथ की जो लंबाई हुई इस तरीके से, पूरे पथ की लंबाई,
और ये जो हो गई, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया हमारा, प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु बिंदु ये हमारा हो गया अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। ठीक है, ये प्रारंभिक हो गया, ये हमारा अंतिम। तो दूरी की डिफिनेशन होगी कि प्रारंभिक बिंदु किसी वस्तु द्वारा, ऐसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा चले गए पूरे पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी भैया? दूरी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? दूरी। प्रारंभिक बिंदु था अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन। लिखते हैं दूरी, कहेंगे प्रारंभिक किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे पथ की लंबाई, पूरे पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, एक बात और होती है, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे इसकी दिशा बदल रही है। जब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है ना, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है ना, तो हम इसे कह सकते हैं ये एक सदिश राशि। लेकिन दूरी की दिशा बार बार बदल रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो दूरी तो एक ही राशि है, लेकिन इसकी दिशा निरंतर बदल रही है। तो जब इसकी दिशा निरंतर बदल रही है तो इसे हम कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे सकते, इसलिए हम कहते हैं दूरी एक अदिश राशि, अदिश राशि हम कह देंगे यहां पे इंपॉर्टेंट, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर होगा। ठीक है, अगला हम लोग कहेंगे विस्थापन। विस्थापन बहुत ही सरल चीज है। प्रारंभिक बिंदु था अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो क्या लेंगे? प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है, और एक बात और देखेंगे कि यहाँ पे जो ये प्रारंभिक स्थिति थी, यहां से ये जो बिंदु है अंतिम बिंदु, इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्ट राइट साइड में है, दक्षिण दिशा में। तो इसके लिए एक डायरेक्शन है, तो इस एक डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कहेंगे विस्थापन एक सदिश राशि है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और दूरी का भी मात्रक मीटर होता है। ये दोनों राशियों का मात्रक जो होता है मीटर ही होता है। बस बात एक ही होती है कि ये सदिश राशि अदिश राशि होती है, ये एक सदिश राशि। सदिश राशि में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और अदिश राशि में या तो डायरेक्शन होती ही नहीं है, या तो डायरेक्शन अगर होती है तो उसमें एक नहीं अनेक दिशाएं होती है, वह दिशा परिवर्तित होती है, निरंतर बदलती रहती है।
और जिस राशि की दिशाएं निरंतर परिवर्तित होती रहती है उस राशि को हम लोग सदिश राशि नहीं कह सकते हैं। इस कारण से हम लोग दूरी को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, न कि सदिश राशि। ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज और हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग डायरेक्शन में थोड़ी सी हम लोग चीजें देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इनमें अंतर समझ लेंगे एक पॉइंट को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कल हो और कोई वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करे, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करे और कहां चला जाए, बी बिंदु, ठीक है, इसके तरीके आ गया। तो यहां पे इसकी जो दूरी होगी, ये दूरी होगी कितना, पाई आर। विस्थापन कितना होगा भाई, आर और आर कितना, 2r। परंतु पूरा अगर ये वस्तु ये दूरी तय करके अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करे तो दूरी बनेगी कितना बनेगी, 2πr। विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई वस्तु यदि अपनी जिस स्थान से चलना प्रारंभ करे और पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में ही वापस लौट आए तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होता है, शून्य। तो जब विस्थापन शून्य हो जाए, यहाँ पे विस्थापन शून्य हो जाए लेकिन दूरी शून्य नहीं होगी, ठीक है, जैसी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज लिख लेंगे, इनमें कुछ डिफरेंस लिख लेंगे, 2-4 पॉइंट्स, दूरी और क्या, विस्थापन, ज्यादा नहीं, बस 2-3 पॉइंट लिखेंगे। पहला, ये एक अदिश राशि है, ये एक कौन सी राशि है, सदिश राशि, ठीक है। इसका ही मात्रा क्या होता है, मीटर, इसका ही मात्रा क्या होता है, मीटर। दूरी शून्य नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। और यहां पे एक चीज और है, विस्थापन एवं दूरी एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। यदि कोई वस्तु रेखीय पथ पर गति कर रहा हो, सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा हो, तो दूरी और विस्थापन ये दोनों एक दूसरे क्या आएंगे, बराबर हो सकते हैं, ठीक है। दूरी और विस्थापन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ आ रही है, ये चीजें समझ में आई, दूरी और विस्थापन समझ में आया आपको, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट, ठीक है। तो चलिए, दूरी, विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया। दूरी की परिभाषा समझ में आई होगी, विस्थापन की परिभाषा समझ में आई होगी। ये सदिश राशि क्यों है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि दूरी और विस्थापन में समानता क्या होती है, तो हम कह सकते हैं दूरी और विस्थापन की एक समानता ये होती है कि दूरी और विस्थापन दोनों के मात्रा क्या होते हैं, समान होते हैं। और दूरी और विस्थापन विशेष स्थिति में जब कोई वस्तु रेखीय पथ पर गति करे तो उस समय दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। तो अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी चाल और वेग को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बिग टैलेंट।